गुड आफ्टरनून। Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून सर। कैसे हैं आप सभी लोग? Sir, we all are good. You say so. यस, आई एम आल्सो फाइन एंड गुड। कल थोड़ा सा कुछ काम लग गया था मुझे। दोपहर में कहीं अचानक जाना पड़ा, तो सुबह ही पता लगा कि आज दोपहर में कहीं जाना है, तो इसलिए मैंने फिर आपको मुझे एक्चुअली पहले से पता था कि जाना, लेकिन मैं डेट स्किप कर गया था कि 31 थी या 1 थी। तो कल जैसे सुबह पता लगा कि दोपहर जाना, तो फिर मैंने बोला आज बच्चों को इन्फॉर्म कर देता हूँ। अच्छा, कल मैं किस दिन डाला था, मैंने एक न्यूमेरिकल भेजा था, वो आप लोगों ने Sir, किया बेटा? परसों दिया था. Yes, यस सर। sir. हाँ जी। तो किया आपने वो वाला न्यूमेरिकल? Yes, sir. सर क्या? हो गया था? हाँ जी, sir. यस सर। ठीक है, इजी था, निकल गया होगा आंसर। Yes, sir. बताना पड़ेगा आंसर। सर एक बार चेक करवा दीजिए. क्या क्वेश्चन नंबर क्या था, बता दीजिए। सर 4.1। 4.1। हाँ, ये था। इन इंजीनियरिंग फैक्ट्री द फॉलोइंग पार्टिकल हैव Yes, बीन sir. एक्सट्रैक्ट फॉर द ईयर एंडेड, है ना? हाँ, तो इसका डिपार्टमेंट ए, पहले प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर लेते हैं, ठीक है ना? प्राइमरी में Yes, sir. टोटल जो है डिपार्टमेंट ए का था 17,700, 17,700। डिपार्टमेंट बी 14,330। डिपार्टमेंट सी 12,570। डिपार्टमेंट एक्स 41,530, 41,530। और डिपार्टमेंट वाई 57,520। यही आया है आपका। Yes, sir. उसके बाद डिपार्टमेंट एक्स के जो एक्सपेंडिचर थे 41,530, 41,530, वो जब हमने रीडिस्ट्रीब्यूट किए ऑन द बेसिस ऑफ 5:3:2 के बेस पे, तो डिपार्टमेंट ए में गए 20,765, 20,765। डिपार्टमेंट बी में एलोकेट हुए वो डिस्ट्रीब्यूट हुए 12,554, सॉरी 12,459, 12,459। और डिपार्टमेंट सी में गए 8,306। इसी तरीके से डिपार्टमेंट वाई में जो एक्सपेंडिचर था, मतलब जो टोटल खर्चा था, वो था 57,520। वो रीडिस्ट्रीब्यूट किया डिपार्टमेंट वाई में। डिपार्टमेंट वाई का जब ए बी सी में, तो उसका जो बेसिस था वो था 2:3:4। तो वो गए 12,782। डिपार्टमेंट ए में 19,173। डिपार्टमेंट बी 25,565। डिपार्टमेंट सी। टोटल अब डिपार्टमेंट ए का एक्सपेंडिचर जो हुआ है, जो ओवरहेड्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है डिपार्टमेंट ए में, 51,247। डिपार्टमेंट बी 45,962। डिपार्टमेंट सी 46,441। यही है आप लोगों का आंसर। Yes, यस सर। sir. तो सर मेरे एक छोटा सा डाउट था। हाँ, सर उसमें पूछो। लास्ट पॉइंट है रेंट एंड टैक्सेस। रेंट एंड टैक्सेस, हाँ। सर उसका 550। बेसिस क्या है? यस सर। एरिया, एरिया, एरिया। यस ठीक। ठीक है। यस सर। कुछ क्वेश्चंस में आपको और भेजता रहा इसी तरीके से, वो भी अब करते रहिएगा। तो मुझे लगता है अगर आपको ये चीजें हो गई हो क्लियर, तो थोड़ा सा और आगे चले। Yes, sir. यस सर। सर एक रिपेयर का भी पॉइंट था, उसका भी बेसिस बताना। रिपेयर का देखिए, रिपेयर का कॉस्ट ऑफ मशीन के बेस पे जाता है हमेशा। एसेट वैल्यू। एसेट वैल्यू, हाँ। मशीन की जो भी वैल्यू गिवन होगी ना, वैल्यू ऑफ मशीन, वो एसेट वैल्यू है उसकी। ओके सर। थैंक यू सर। ये जितने ज्यादा आप न्यूमेरिकल कर लोगे ना, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, आपको ये चीजें उंगलियों पर हट जाएंगी कि कैसे करना है, कौन सा एरिया से जाएगा, कौन सा किससे जाएगा, कि डेप्रिसिएशन, मतलब ये सब बड़े आसान होंगे।
जितने ज्यादा क्वेश्चंस कर लोगे उतने ज्यादा आसानी से आपको सब चीजें पता हो जाएंगी। ये जो मिस्टेक्स के चांसेस बिल्कुल आपके मिनिमम हो जाएंगे। Okay, sir. ठीक है, यस सर। क्योंकि आपके घर में सीढ़ियां होंगी, सभी के घर में। Yes, sir. कभी ऐसा हुआ है कि लाइट चली गई हो तो आप सीढ़ी से गिर गए हो अपनी? No, sir. लाइट जाने के बाद भी सही से चढ़ जाते हो, सही से उतर जाते हो? क्यों? क्योंकि आपको उसमें एक्सपीरियंस प्रैक्टिस, हो जाता है ना। एक्सपीरियंस हो चुका। आपको पता है कि किस स्टेप्स पे कहाँ पे मुझे कितने स्टेप लेना है, किस स्टेप के बाद कहाँ पर पॉज है थोड़ा सा, कहाँ पर क्या है, वो सब आपको आइडिया है। उसी तरीके से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस का भी होता है। कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो, चाहे वो मैथ्स के हो, चाहे वो अकाउंट्स के हो, चाहे वो कॉस्ट अकाउंट हो, चाहे कॉर्पोरेट अकाउंट, जितने ज्यादा क्वेश्चंस कर लोगे मिस्टेक्स के चांसेस मिनिमम हो जाए। और मैं आपके घर में आ जाऊं मान लीजिए, और आपकी सीढ़ियों पे मुझे चढ़ना पड़ जाए घर की, और लाइट ना हो, तो इसकी पॉसिबिलिटी है कि मेरा पाँव उस पर स्लिप हो सकता है, बिकॉज मुझे एक्सपीरियंस नहीं है। तो सेम वही कि जो क्वेश्चन पहली बार करने बैठेगा बच्चा, उससे मिस्टेक्स के चांसेस ज्यादा होंगे। जो 8-10 बार कर चुका होगा उसको मिस्टेक्स के चांसेस कम हो जाएंगे। ठीक है। यस Yes, सर। sir. अब अब मैं इसके आगे के स्टेप्स पे चल रहा हूँ, इसी ओवरहेड्स में उसके आगे के जो और थोड़े न्यूमेरिकल्स बनते हैं वो क्या है, उस पर डिस्कशन करते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है। ओके सर। ये देख पा रहे होंगे आप Yes, यस। sir. स्क्रीन? यस सर। तो ये हमने कल ये न्यूमेरिकल्स जो थे ये सब कर लिए थे, है ना। आज यहां से शुरू करते हैं हम थोड़ा सा। तो आफ्टर एलोकेशन एंड अपॉर्शनमेंट ऑफ एक्सपेंसेस टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ठीक है, जो जैसा कि तो हमने ये दोनों स्टेप कर लिए ना, एलोकेशन भी समझ गए, अपॉर्शनमेंट भी समझ गए, रीअपॉर्शनमेंट भी समझ गए। ठीक है। तो आफ्टर एलोकेशन एंड अपॉर्शनमेंट ऑफ एक्सपेंसेस टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, द नेक्स्ट स्टेप इज रिकवरिंग ऑफ ओवरहेड्स और लिवाई और एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स। यानी कि अब उस ओवरहेड्स को हम रिकवर करें या उसको हम कहें एब्जॉर्प्शन ओवरहेड्स, को कैसे होगा। तो एब्जॉर्प्शन ओवरहेड्स मींस allotting the overhead expenses of a particular production department among the various product manufactured by it on the basis of absorption overheads absorption rate। तो ओवरहेड absorption rate वो कैसे निकलता है? टोटल ओवरहेड्स डिवाइड बाय यूनिट ऑफ बेस। ठीक है। यस सर। Okay, तो sir. ये बेसिकली 4 मेथड्स होते हैं, मतलब रेट्स जो है 4 तरीके के रेट्स लेते हैं हम। एक्चुअल ओवरहेड रेट्स, ब्लैंकेट ओवरहेड रेट्स, मल्टीपल ओवरहेड रेट्स और प्री डिटरमाइंड ओवरहेड रेट। तो इसके क्वेश्चन तो नहीं आते, लेकिन ये रेट्स के मतलब आप कह लीजिए टाइप्स है कि इस टाइप के रेट्स होते हैं। तो एक्चुअल में जैसे कि आप देख पा रहे हैं, जो भी एक्चुअल रेट होगा उसके बेस पे लिया था। प्री डिटरमाइंड हम पहले से कुछ बजटरी एलोकेशन कर रहे थे उसके बेस पे करते हैं। ब्लैंकेट में आप एक पूरा एक सबको एक साथ कर लेते हैं, पूरा ब्लैंकेट फिगर ले लेते हैं। और मल्टीपल ओवरहेड रेट्स होते हैं। ये रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये ओवरहेड अब्जॉर्प्शन मेथड्स। मैं कुछ स्लाइड्स में बस लिमिटेड चीजें डालता हूं, आप फिर भी बुक जरूर खोलिएगा, उसमें देखेंगे आप सब चीजें। मैं स्लाइड्स में केवल वो चीज डालता हूं जो आपके काम की हैं। तो ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन मेथड ये है आपके इसमें जो आपको पता होने चाहिए। तो देयर आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ मेथड ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स। तो ये कुछ मेथड्स हैं आपके एब्जॉर्प्शन के लेकर। परसेंटेज मेथड है, आवरली रेट मेथड है, और रेट पर यूनिट ऑफ आउटपुट मेथड है। इनमें से भी कभी कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है। ओके सर। तो परसेंटेज मेथड में 3 है आपके, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, प्राइम कॉस्ट। आवरली रेट में लेबर आवर रेट, मशीन आवर रेट और डुअल आवर रेट। अब इनको हम एक एक करके समझेंगे। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, कुछ नहीं करना, केवल फार्मूला पुट करना है, उसके बेस पे आपकी वैल्यू निकलती रहती है।
सबसे पहला जी डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट मेथड. दिस मेथड यूज डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट यूज्ड इन प्रोड्यूसिंग ए प्रोडक्ट एज ए बेस फॉर कैलकुलेशन ऑफ ओवरहेड्स, प्रोडक्शन ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन रेट. यानी कि कितना परसेंटेज उसका बेसिकली आप कह सकते हैं, ऐसे निकल जाता है इसमें. तो ये है फैक्ट्री ओवरहेड रेट्स इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड्स डिवाइड बाय डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट. जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि हमारा जो इसमें शायद नुमाइकर में डाला है, हाँ डाला है, ठीक है. अच्छा, इन 200. जैसे फॉर एग्जांपल इन ए फैक्ट्री डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट इज 50,000, ठीक है, एंड द प्रोडक्शन ओवरहेड इज 1200. तो दस द ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट कितना हो जाएगा इस फार्मूले के अकॉर्डिंगली? टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड्स डिवाइड बाय डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट इनटू 100. तो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट 50,000 है, ठीक है, एंड ओवरहेड्स इज 1200. तो दैट इज, ये हो जाएगा आपका 1200 डिवाइड बाय 50,000 इनटू 100. तो 24% जो हो गया, ये हो गया डायरेक्ट मटेरियल का जो आपका ओवरहेड्स है. ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट जो है वो 24% ऑफ डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है. ये समझ में आ गया ये वाला छोटी सी बात? तो दिस material is applied in the following cases where the overheads amount is not significant in relation to material cost, where only the product is manufactured, when material prices are not fluctuating. जब तो आप इसको यूज कर सकते हो आसानी से जब आपके मटेरियल प्राइस बहुत जल्दी चेंजेस नहीं हो रहे हैं. डीमेरिट्स क्या है इसके? डीमेरिट्स इसके ये है, टाइम फैक्टर इज इग्नोर्ड इन दिस मेथड. हालांकि थियोरेटिकल पार्ट है. When the price of material are not stable, this stable is not suitable. मतलब this आप लीजिए stable नहीं हो चाहिए, वर्ड यहाँ पर हो चाहिए. When the price of material are not stable, this method is not suitable. इसको ठीक कर लेते हैं अभी. Yeah, this is not suitable. ये हो जाता है टाइपिंग मिस्टेक समटाइम. इट डज नॉट मेक एनी डिस्टिंक्शन बिटवीन स्किल्ड वर्कर एंड अनस्किल्ड वर्कर परफॉर्मेंस. उसको इसमें कोई बता ही नहीं रहा. एंड इट डज नॉट मेक एनी डिस्टिंक्शन बिटवीन वर्क डन बाय लेबर एंड मशीन. मशीन और लेबर को बिल्कुल इग्नोर कर दिया इसमें, ठीक है. इसके बाद दूसरा होता है, इसी तरह दूसरा होता है आपका डायरेक्ट लेबर कॉस्ट मेथड. आप देखिए फॉर्मूला लगभग सेम है, बस नीचे मटेरियल की जगह क्या आ गया, कॉस्ट ऑफ लेबर. टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड्स डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ लेबर इनटू 100. ये आपको नोट करना हो तो नोट कर लीजिएगा, नहीं तो बड़ा सिंपल है, सब में फार्मूला लगभग सेम ही आ रहा है. पहले में था टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड्स, कौन में डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, क्योंकि ये देखिए इसमें ये करना ना हमने, ये टोटल ओवरहेड्स अपॉन यूनिट ऑफ बेस. ये यूनिट ऑफ बेस लेना हमने, है ना. यूनिट ऑफ बेस हमारी क्या हो रही है, जब हमने मटेरियल ले लिया तो हो गया डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट मेथड. जब हमने लेबर ले लिया तो हो गया डायरेक्ट लेबर कॉस्ट मेथड, जिसके कुछ मेरिट डीमेरिट्स हैं. इस तरीके से अगर हम प्राइम कॉस्ट ले लेंगे तो ये हो जाएगा प्राइम कॉस्ट परसेंटेज मेथड. बहुत सिंपल है ये, इसमें ऐसा कुछ खास इसमें है नहीं जो मुझे लगता है इसमें आपको इसमें डिटेल में बताने की जरूरत है. इसके न्यूमेरिकल कर लेंगे तो आपको आसानी से आ जाएंगे. मेन मैं चाहता हूं जो आपको पता होना चाहिए वो है, जैसे देखिए अब ये एक सिंपल छोटा सा क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व कर लीजिए चाहे तो. इसको नोट कर लीजिए आप. द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट डिपार्टमेंट ऑफ सर्टेन प्रोडक्ट इज गिवन बिलो. डायरेक्ट मटेरियल 60,000, डायरेक्ट वेजेस 40,000, ओवरहेड्स 24,000. Data for job number 101 executed by the department during this period are as follows. Direct material is 8,000, direct wages is 6,000. Prepare a comparative statement of cost if factory overheads are recovered on the basis of direct material, direct wages and prime cost. जो अभी आपने तीनों किए हैं.
इसका चलिए न्यूमेरिकल साथ कर लेते हैं, मतलब दिखाई देते हैं आपको। तो ये देखिए लीजिए, सिंपल आपके सामने है, सॉल्यूशन समझ में आ जाएगा आपको, सारी समझ में आ जाएगा, मैं इसको शेयर भी कर लूंगा। फैक्ट्री ओवरहेड्स अब्जॉर्प्शन रेट ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट वेजेस एंड ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट प्राइम कॉस्ट। अगर हम करते हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स डिवाइड बाय डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट इनटू 100, ये ना हमारा फार्मूला। तो 24,000 फैक्ट्री ओवरहेड्स है, ये गिवन है आपको, ये रहे, डिवाइड बाय 60,000 इनटू 100 अगर हम कर देंगे तो 40% क्या हो गया आपका मटेरियल के बेस पे, 60% हो गया लेबर, और 24% हो गया आपका प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट कैसे निकला? प्राइम कॉस्ट कैसे निकला आपका? मटेरियल और लेबर को ऐड करके, क्योंकि एक्सपेंसेस डायरेक्ट कुछ थे नहीं, तो ये प्राइम कॉस्ट हो गया आपका 1 लाख। ठीक है, अब इसने पूछा था एक जॉब कॉस्ट है आपकी 101 नंबर की, उस पर आप कंपैरिजन करके बताइए। तो कंपैरिजन के लिए इसने कहा था, ये देखिए कहाँ दिया, ये रहा, कि अगर उस केस में जो दूसरी जॉब है उसमें डायरेक्ट मटेरियल 8,000 है और डायरेक्ट वेजेस जो है वो 6,000 है, तो क्या होगा? तो डायरेक्ट मटेरियल 8,000, डायरेक्ट वेज 6,000, तो प्राइम कॉस्ट वहां कोई कितनी होगी? 14,000 सॉरी। फैक्ट्री ओवरहेड्स उसी रेशियो में आ गया हमारे पास 3,200, तो उसके से 3,200 कैसे 40% था ऊपर, ये रहा। तो 14,000 का जब 40% निकालेंगे हम 3,200। हाँ ठीक है, यस सर। नहीं 8,000 का, सॉरी 8,000 का 40% 3,200 हो गया। तो जब ये 32 ऐड किए तो वर्क कॉस्ट आपकी, यानी कि फैक्ट्री ओवरहेड जो है आपका 3,200, ये समझ में आ रहा है? फैक्ट्री 3,200 कैसे आ रहा है? अगर हम मटेरियल के बेस पे जाएंगे, मटेरियल 40% है मटेरियल का, अगर आप लेबर के पॉइंट ऑफ व्यू जाते हैं तो 60% है, तो ये हो जाएगा। और अगर प्राइम कॉस्ट के बेस पे लेंगे 24%, तो ये हो जाएगा। तो तीनों की अलग अलग कॉस्ट, वर्क कॉस्ट आपकी ऐसे रिफ्लेक्ट करेगी। और इस टाइप की आपने, मुझे याद आ रहा है, आपने एक दो कॉस्ट शीट में किया भी था, जहां पर लिखा था फैक्ट्री ओवरहेड्स इतने इतने % ऑफ डायरेक्ट मटेरियल या इतने इतने % ऑफ डायरेक्ट वेजेस, है ना? उसमें आपने किया था। जी बोलो। हाँ जी सर, किया था हमने। तो हाँ, तो बड़ा सिंपल सा ये, इस पे इतना फोकस करने की जरूरत नहीं है, मेन फोकस करना है आपको। अच्छा, एक अब आते दूसरे रेट पे मेथड पे। इसमें एक लेबर आवर रेट होता है, इसको मैं स्किप कर रहा हूँ, मेन में जा रहा हूँ इस पर। ये इसको भाई चाहे आपको 4 से 5 से 10 क्लास लग जाए इसको समझने के लिए, मशीन आवर रेट के न्यूमेरिकल जरूर कर लीजिएगा और जरूर समझ लीजिएगा, क्योंकि इसका क्वेश्चंस आना ही आना है। और समझ में आ गया तो सबसे आसान है ये, समझ में नहीं आया तो सबसे ज्यादा बच्चा मिस्टेक इसी में करता है। ठीक है? यस सर। हाँ, तो इसको मैं समझा रहा हूँ एक करके, इसलिए मैं इस पे आज इसको डिस्कस करना चाह रहा था। तो दिस मेथड यूज टोटल नंबर ऑफ मशीन आवर्स यूज्ड इन प्रोडक्शन एज ए बेसिस फॉर कंप्यूटेशन ऑफ ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन रेट। तो इसमें देखिए, जैसे आपका वही टोटल ओवरहेड्स अपॉन में टोटल मशीन आवर्स। मशीन आवर जो बेस यूनिट है हमारी, मशीन आवर्स हो गए। पहले लेबर आवर भी ले सकते हैं आप, जैसे जब तक आप प्राइम कॉस्ट ले रहे थे, मटेरियल ले रहे थे, लेबर ले रहे थे, ऐसे लेबर आवर भी ले सकते हैं या मशीन आवर भी ले सकते हैं। अब मशीन आवर कहां पर यूज होता है? बेसिकली दिस मेथड इज फॉलोड इन दोज फैक्ट्रीज वेयर मेजर पोर्शन ऑफ वर्क इज डन बाय मशीन्स rather than labor. It is not advantageous to compute machine hours rate for a factory as a whole because all the machines are not same in every respect. कई बार आपको ऐसा भी मिलेगा न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में, जब आप मशीन आवर रेट कैलकुलेट करेंगे, यू विल फाइंड कि दो मशीन है, दोनों अलग अलग कैपेसिटी की है। ठीक है, तो दोनों का अलग अलग रेट कॉस्ट आता है फिर उस तरीके से। तो बिकॉज ऑफ दिस रीजन फॉर ईच मशीन और फॉर ए ग्रुप ऑफ आइडेंटिकल मशीन्स, मशीन आवर रेट इज कैलकुलेट सेपरेटली। हर एक मशीन का अलग अलग कैलकुलेट किया जाएगा। आप इकट्ठा 6 मशीनों का नहीं कर सकते, 10 मशीनों नहीं कर, हर एक मशीन का अलग कैलकुलेट करेंगे। इफ देयर आर 15 मशीन इन फैक्ट्री, 15 मशीन आवर रेट वुड बी कैलकुलेट। तो 15 मशीनों का अलग अलग कैलकुलेट किया जाएगा। ये छोटी सी बात समझ में आ गई कि मशीन ओवर रेट की क्या इंपॉर्टेंस है? यस सर। और फिर अगर एक ही वैरायटी की काफी सारी मशीन हुई तो भी अलग अलग
कैलकुलेट तो करेंगे? बिल्कुल आप एक ही मशीन के कैलकुलेट करेंगे मशीन ओवरहेड, बिल्कुल ओके सर। ठीक है। इसमें लिखा ना इफ देयर आर 15 मशीन इन ए फैक्ट्री 15 मशीन ओवरहेड वुड बी कैलकुलेटेड। आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, इसको आप चाहे तो नोट कर लीजिएगा या मैं ये पूरी स्लाइड आपको शेयर भी करूंगा अभी। सर आप शेयर कर दीजिएगा। हाँ वो करूंगा बिल्कुल। तो कंप्यूटेशन ऑफ मशीन ओवरहेड, इसको कंप्यूट कैसे करना है वो समझ लीजिए पहले आसान आसान से। टू कैलकुलेट मशीन ओवरहेड फॉलोइंग स्टेप्स आर फॉलोड। ट्रीट एवरी मशीन और ए ग्रुप ऑफ आइडेंटिकल मशीन, जो अभी आप क्वेश्चन पूछे थे बेटा, ट्रीट एवरी मशीन और ए ग्रुप ऑफ आइडेंटिकल मशीन एज ए सेपरेट कॉस्ट सेंटर टू अपॉर्शन ओवरहेड कॉस्ट। मशीन रिलेटेड ओवरहेड्स, जो भी खर्चे होंगे मशीन रिलेटेड, आर डिवाइड इनटू टू टाइप्स सच एज फिक्स्ड, जिसको हम स्टैंडिंग चार्जेस भी कहते हैं, एंड रनिंग चार्जेस, जिसको हम मशीन एक्सपेंसेस भी कहेंगे। तो दो तरीके के खर्चे में डिवाइड करेंगे, स्टैंडिंग चार्जेस और मशीन एक्सपेंसेस, जिसको हम फिक्स्ड एंड रनिंग कहेंगे। तीसरा इसका स्टेप क्या होगा, कैलकुलेट इफेक्टिव मशीन आवर्स फॉर ए गिवन पीरियड फॉर ईच मशीन। हर मशीन का आप इफेक्टिव मशीन आवर निकालेंगे। अब इफेक्टिव मशीन आवर क्या, इस पर आगे आ जाएगा समझ में आपको। while calculating effective hours required for maintenance or setting up time should be reduced। अब ये सेटिंग अप टाइम क्या होता है, मेंटेनेंस का, तो मान लीजिए आपकी एक मशीन है जो दिन में 8 मतलब 24 घंटे चलती थी, 24 आवर्स कंटिन्यू चलती थी मान लेते, ठीक है। अब किसी दिन कुछ उसके अंदर कुछ काम हो रहा है, मेंटेनेंस हो रही है, तो 3 घंटे तक वो मशीन बंद रही, ठीक है ना, तो मेंटेनेंस आवर हो गए। अब सेटिंग अप टाइम क्या होते हैं, कई बार ऐसा होता है कुछ मशीन ऐसी होती है कि जैसे आपने ऑन किया तो एकदम आप उसको वर्क स्टार्ट नहीं कर सकते। आप अपना घर का जब कंप्यूटर भी ऑन करते होंगे तो एकदम आप स्टार्ट इस पे काम नहीं कर पाते, कुछ समय लगता है, चाहे वो डिपेंड करता है तो कौन से वर्जन का आपका लैपटॉप है। आप इवन सिंपल एग्जाम्पल, आपके घर के आसपास जो फोटोकॉपी शॉप होंगी, आप फोटोकॉपी शॉप वाले के पास जाके बोलते होंगे भैया सुबह सुबह आप उसके पहुंच जाइए कि हमें जो फोटोकॉपी करानी है, और उसने उसी वक्त अगर मशीन ऑन की है फोटोकॉपी की, तो वो आपको एकदम फोटोकॉपी निकाल के नहीं देता है। वो कहता है 2 मिनट रुक जाइए, तो पहले मशीन थोड़ी सी आप उसके लीजिए, उसको सेट होने में टाइम लगता है, उसके बाद उस पर आपका पेपर रखे फिर फोटोकॉपी निकालता है ना। आपके मोबाइल डिवाइस का भी ऐसा ही है। यस आपके सर। मोबाइल डिवाइस का भी आप इसको अभी रीबूट कीजिए या शट डाउन करके शट ऑफ फिर इसको जब आप ऑन करते हैं तो एकदम नहीं इसमें फाइल दिखा देगा आपको सारी चीजें, आपको थोड़ा समय लेगा, टाइम लेगा, दैट इज कॉल्ड सेटिंग अप टाइम। तो हर मशीन का एक सेटिंग अप टाइम भी होता है कि मान लीजिए एक मशीन, इसको अभी चलाने के बाद आधे घंटे बाद उसको प्रोडक्शन यूनिट स्टार्ट कर सकते हैं आप, तो आधे घंटे जो उसको सेट होने में लगता है वो उसका क्या हो गया, सेटिंग अप टाइम हो गया। ठीक है जी, ये तीनों पॉइंट अभी तक क्लियर है आसानी से। यस सर। एस्टिमेट टोटल स्टैंडिंग चार्जेस फॉर ईच मशीन फॉर ए गिवन पीरियड। जो भी आपको स्टैंडिंग चार्जेस गिवन है उस सबका आप एस्टिमेट लगाइए, उसको कैलकुलेट कीजिए। एक मिनट बेटा, मेरा जो कल वाला कोड था ना उसमें देखो, estimate total standing charges for each machine for a given period and then it is divided by total number of effective hours to calculate standing charges per hour। मान लीजिए जो भी आपके खर्चे स्टैंडिंग चार्ज, चाहे वो मंथली गिवन हो चाहे ईयरली गिवन हो, उन सबको आप कैलकुलेट कर लीजिए और उसको डिवाइड बाय कर दीजिए टोटल इफेक्टिव आवर्स से, तो आपको 1 घंटे की कॉस्ट आ जाएगी। ये न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको अच्छे समझाऊंगा अभी। कैलकुलेट रनिंग चार्जेस पर आवर फॉर ईच एक्सपेंसेस सेपरेटली। देखिए दो चीजें अलग अलग बातें हैं, स्टैंडिंग चार्जेस आपके एक साथ कैलकुलेट करके डिवाइड बाय वो कर दीजिए, आपको पर आवर मिल जाएगा, लेकिन रनिंग चार्जेस जो है वो आप पर आवर हर आवर में कैलकुलेट करेंगे। वो नहीं कि एक साथ सारे रनिंग चार्जेस लिख लिए फिर डिवाइड करेंगे, उसको हर स्टेज पे करेंगे आप। कैलकुलेट रनिंग चार्जेस पर आवर फॉर ईच एक्सपेंसेस सेपरेटली। मान लीजिए पावर है, अब पावर मान लीजिए आपका एक रनिंग चार्जेस है, तो उसको आप वो करेंगे, आप उसको क्या बोलते हैं, आवरली कैलकुलेट करेंगे उसको। तो इट इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द रनिंग एक्सपेंसेस बाय नॉर्मल वर्किंग आवर्स एंड बाय एडिंग फिक्स चार्जेस। जो भी आपके रनिंग चार्जेस हैं उसमें आप फिक्स चार्जेस ऐड कर देंगे, ठीक है, फिक्स चार्जेस पर आवर एंड वेरिएबल चार्जेस पर आवर,
वी गेट द मशीन आवर रेट। इस तरीके से आपका मशीन आवर रेट निकल जाता है। अब दो चीजें आ रही थी वर्ड के, स्टैंडिंग चार्जेस क्या है, रनिंग चार्जेस क्या है। स्टैंडिंग चार्जेस वो है दोज एक्सपेंसेस व्हिच डू नॉट चेंज विद यूटिलाइजेशन ऑफ मशीन सच एज रेंट, इंश्योरेंस। ठीक है, ये सब क्या है आपके, इसका मशीन चले या ना चले ये आपके उतने ही रहते हैं, इसलिए उसको स्टैंडिंग चार्ज बोलते हैं। रनिंग चार्जेस क्या है, दोज एक्सपेंसेस विच चेंजेस विद द यूटिलाइजेशन ऑफ द मशीन सच एज डेप्रिसिएशन, पावर एंड रिपेयर्स। बेसिकली मोटे मोटे तीन ही आपको रनिंग चार्जेस में मिलेंगे क्वेश्चंस में, डेप्रिसिएशन, पावर एंड रिपेयर्स। ठीक है, ये स्लाइड भी क्लियर है? यस सर। अब पीछे वर्ड था सेटिंग अप टाइम, जो मैंने बताया कि मशीन चलती है, कुछ घंटे लेती है, फिर उसके बाद प्रोडक्शन देती है। तो अब इसमें भी इसका हम ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, इफ सेटिंग अप टाइम, इसको समझ लीजिएगा, ये सबसे ज्यादा आपका हेल्प करने वाला न्यूमेरिकल क्वेश्चन में। इफ सेटिंग अप टाइम इज ट्रीटेड एज अनप्रोडक्टिव, हम ये मान लेते हैं कि उसको हम प्रोडक्टिव आवर्स नहीं मान रहे हैं अगर, देन इट शुड बी डिडक्ट फ्रॉम द एस्टिमेटेड मशीन आवर्स। ये हमेशा ध्यान कर लेना, जब भी आप उसको अनप्रोडक्टिव मानेंगे, आप उसको मशीन आवर्स में से जो भी आपके एस्टिमेटेड मशीन आवर होंगे, चाहे वो डेली हो, मंथली हो, ईयरली हो, जो भी आपने मशीन की कैलकुलेट की इतने आवर्स मशीन चली, तो वो आपको उसको डिडक्ट करने होंगे अगर वो अनप्रोडक्टिव हैं। इफ सेटिंग अप टाइम इज ट्रीटेड एज प्रोडक्टिव देन इट विल नॉट बी कंसिडर्ड। ठीक है, तो अगर वो प्रोडक्टिव मान लिए गए हैं तो फिर आप उसको डिडक्ट नहीं करेंगे। क्लियर है? चलो आगे। यस सर। Yes, sir. सबसे ज्यादा कैलकुलेशन में मिस्टेक्स होती है बच्चों से पावर को कैलकुलेट करने में, पावर पर आवर कैसे कैलकुलेट करें। ये भी मैं यहाँ पर इसमें दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर ये भी आपको पता होना चाहिए। इफ पावर इज टेकन ड्यूरिंग सेटिंग अप टाइम, जैसे मैंने बताया कि अब मशीन को आपने ऑन कर दिया और उसको पावर तो चल लग रही है, ठीक है। इफ पावर इज टेकन ड्यूरिंग सेटिंग अप टाइम देन पावर इज कैलकुलेटेड फॉर टोटल मशीन आवर्स इंक्लूडिंग सेटिंग अप टाइम। ठीक है, एंड इफ नो पावर इज टेकन ड्यूरिंग सेटिंग अप टाइम, आपको लगता है कि उसको सेटिंग अप करने के लिए उसको कोई पावर की जरूरत नहीं हो रही है, जैसे आपके मैंने बताया आपका मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन को ऑन कर रहे हैं तो उसमें मान के चलिए आपको कोई पावर नहीं कंज्यूम कर रहा मान लीजिए अगर, ठीक है, या कोई ऐसी डिवाइस है आपकी जब ऑन करने का उसको पावर की उतनी जरूरत नहीं होती, लेकिन जब आप उसमें वर्क स्टार्ट करें तब पावर की जरूरत होती है। तो इफ नो पावर इज टेकन ड्यूरिंग सेटिंग अप टाइम देन पावर इज कैलकुलेटेड फॉर इफेक्टिव मशीन आवर्स एक्सक्लूडिंग सेटिंग अप टाइम एंड डिवाइड बाय इफेक्टिव मशीन आवर्स। इसको चाहो तो नोट कर लो, अभी ये बड़ी काम की चीज है। Yes, sir. बस 1 मिनट। हाँ, इसको नोट कर लीजिए। चलू नेक्स्ट स्लाइड। और सर एक डाउट है हम्म, सर, जो फर्स्ट पूछो बेटा। पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट में डाउट है सर कि अगर कोई मशीनरी है, मशीनरी में अगर कोई अनप्रोडक्टिव हम्म, टाइम है तो उसके इफेक्टिव वर्किंग आवर में क्या कहते हैं उसे माइनस कर देते हैं। और अगर वही तो। मशीनरीज, यस सर, हम्म, नहीं अगर नहीं मशीन, देखो, वो आपके वो एक अलग चीज थी आपकी। यहाँ पर केवल पावर के ट्रीटमेंट को बता रहा हूँ मैं, जो आपने पूछा वो पिछले वाले स्लाइड से पूछा यस सर, है ना। उसमें तो मैंने बता ही दिया कि आप उसको प्रोडक्टिव मान रहे हैं या अनप्रोडक्टिव मान रहे हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन बात यह है कि अब सेटिंग अप टाइम में आपकी क्या मशीन को पावर की जरूरत पड़ रही है नहीं पड़ रही, ये भी देखना पड़ेगा वहां पर आपको।
पर सर जितने टाइम में मशीन सेटअप हो रही है वो टाइम तो अनप्रोडक्टिव है ना, उस टाइम तो कोई काम ही नहीं हो रहा, तो उससे तो वर्किंग आवर में माइनस कर देना चाहिए। अभी इसके न्यूमेरिकल करो तब और अच्छे समझ में आएगा। मैं समझ गया तुम्हारा क्वेश्चन, बहुत वैलिड पॉइंट है तुम्हारा, बहुत अच्छा पॉइंट है, लेकिन इसको जब न्यूमेरिकल करो तब आपको अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, ये ओके बताऊंगा सर। इसको मैं। हाँ, हो गया बेटा, स्लाइड को हटा दूं। Yes, यस। sir. ये आपके बेसिस है, किसको किस बेसिस पे डिवाइड करना है। लगभग लगभग आप देखेंगे कि जो पहले मेथड आप यूज करते आए हैं लगभग वही है। रैंट एंड रेट्स, फ्लोर एरिया ऑक्युपाइड के अकॉर्डिंगली करना है। हीटिंग एंड लाइटिंग, नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स। मुझे लगता नहीं ये आपको दोबारा समझने की जरूरत है, क्योंकि ये सब आप कर चुके हैं अभी, है ना। फिर भी आप चाहे तो इसको लिखना चाहे लिख लीजिएगा। सुपरविजन, टाइम डिवोटेड बाय सुपरवाइजर। यहां पर देखिए समझ लीजिएगा, वहां पर सुपरविजन हम नंबर ऑफ वर्कर के अकॉर्डिंग कर रहे थे, लेकिन यहां ऐसा नहीं। यहां पर तो मशीन की बात हो रही है ओवरऑल। तो सुपरविजन का मतलब है उस एक सुपरवाइजर उस मशीन पे कितना टाइम डिवोट करा। मान लीजिए 10 मशीन है और एक ही सुपरवाइजर रखा है, तो वो एक सुपरवाइजर उस पर्टिकुलर मशीन पे कितना टाइम डिवोट करा वो देखना पड़ता है। इंश्योरेंस, जो उसकी एसेट वैल्यू है या मशीन की वैल्यू उसके बेस पे होगा। ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल एंड कंज्यूमेबल स्टोर्स, मशीन अवर्स और पास्ट एक्सपीरियंस जो भी मिल जाए। लेबर वेलफेयर, नंबर ऑफ वर्कर्स, सेम वे यूज करते हैं। मिसलेनियस एक्सपेंसेस इक्वली बांट दीजिए, या फिर पास्ट एक्सपीरियंस जो भी होता है उस पर। अब रनिंग एक्सपेंसेस कैसे कैलकुलेट करते हैं, मुझे लगता है ये आपको नोट कर लेना चाहिए। डेप्रिसिएशन कॉस्ट, मशीन की कॉस्ट प्लस उसमें जो भी इंस्टॉलेशन एक्सपेंस है वो ले लीजिए, माइनस उसकी स्क्रैप वैल्यू जो लास्ट में उसको बेचने का मशीन की वैल्यू होगी वो ले लीजिए, डिवाइड बाय इफेक्टिव लाइफ इन अवर्स। टोटल मशीन की कितनी लाइफ है वो आप डिवाइड कर लेंगे, तो आपको उससे डेप्रिसिएशन के रनिंग एक्सपेंसेस पर आवर के निकल जाते हैं। रिपेयर्स की आता बात है, मशीन अवर्स कितने हैं उसके हिसाब से निकाल लेंगे आप। पावर, पावर कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, हॉर्स पावर ऑफ मशीन्स अगर गिवन है, नहीं तो वर्किंग आवर्स, ठीक है। और नहीं तो कई बार दोनों गिवन है तो हॉर्स पावर इंटू वर्किंग आवर्स करके भी निकाल लेते हैं हम। मेरिट डीमेरिट्स को मैं नहीं डिस्कस कर रहा। इस इलस्ट्रेशन को आप नोट कीजिए अब आप अपने नोटबुक में सब लोग, इसको सॉल्व करेंगे अभी हम। Okay, sir. इसको नोट कीजिए, फिर मैं एक्सेल शीट खोलता हूँ, वहां आप मुझे बताइएगा एक एक करके करते हैं इसको फिर। या अगर आप सॉल्व कर सकते हो तो अच्छी बात है, लेकिन मैं सोचता हूँ एक हम करवा देते हैं पहले तो ठीक रहेगा ना।
सर डन। चले अब Yes, यस। sir. निकालते हैं एक्सेल शीट। एक्सेल शीट में क्या करना है आपने, एक कॉलम बनाना है अपने पर्टिकुलर्स का। एनुअल चार्जेस गिवन है ना आपको। और एक बनाते हैं पर आवर का। इस तरीके से हम बना देते हैं इसको पर आवर का। इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं, मान लीजिए इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। अब मान लीजिए आपके जो भी खर्चे आ रहे हैं, मान लेते हैं, अब मेरे पास क्वेश्चंस नहीं है ये वाला, तो आप बताते रहिएगा, ठीक है। पहले लेते हैं स्टैंडिंग चार्जेस। स्टैंडिंग चार्जेस में नंबर 1 क्या है बताइए जी। सर फैक्ट्री लाइटिंग। लाइटिंग। लाइटिंग यस, फैक्ट्री लाइटिंग। लाइटिंग लिख दूं, फैक्ट्री लाइटिंग दे दो, फैक्ट्री लाइटिंग दे दो, फैक्ट्री लाइटिंग, ठीक है जी। यस सर। ये कितने हैं एनुअली। 1600. 1600। दूसरा क्या है जी इसमें। सुपरविजन। Supervision. वो कितना है। 1800। थर्ड क्या है। फैक्ट्री रेंट। रेंट एंड रेट्स। सर फैक्ट्री रेंट। फैक्ट्री रेंट, अच्छा। Amount 8000. एनुअली है ये भी। Yes, sir. अगला सर अटेंडेंट। अटेंडेंस सैलरी। कितना है। सर 120 रुपीज पर मंथ। For सो one machine D. And sir, we 400। have 8 machine D. इंटू 2, है ना, सर इंटू 12 12। होगा। सर इंटू 12, और ये तो सिर्फ एक मशीन डी की वैल्यू है ना 120, तो हमारे पास 8 मशीन्स हैं। क्या लिखा, क्या, एक मिनट मैं कल देख लूं मैं। यस सर। अटेंडेंट, जहां तक पता, 2 अटेंडेंट्स लुकिंग आफ्टर द 8 मशीन्स, पेड एट द 120 पर मंथ ईच। तो 2 अटेंडेंट है ना। कहाँ गया एक्सेल शीट, कहाँ गया। तो ये हो गया आपका 120 इंटू 2, 2 बंदे हैं जी, इंटू एंड 12, इंटू 12। साल का हो गया, और यस सर। डिवाइड बाय 8। कितनी मशीन है, 8। 8। तो एक मशीन का आ जाएगा ना। हाँ जी आप सर। कर लीजिए कैसे आएगा, ये कितना आएगा, ये आ गया आपका 120 इंटू 2 इंटू 12, 2880 डिवाइड बाय 8 मशीन है ना। तो एक मशीन का 360 रुपीज आ रहा है। ओके सर। ठीक आ रहा है, एक बार देख लीजिए, यस ठीक आ रहा सर। है। यस सर, इतना ही आ रहा है। चलिए, और कुछ है स्टैंडिंग चार्जेस में, और भी है कुछ है। रिपेयर्स वहां चला गया, इंटरेस्ट ऑन लोन को छोड़ दीजिए। अगला क्या, पावर कंजप्शन, डेप्रिसिएशन, सन्ड्री सप्लाईज, ये लेना है। सन्ड्री
सप्लाईज, संडे सप्लाईज कितना है जी? 480। 480, 480 सप्लाईज में पीला आएगा। अच्छा, अब एक चीज समझिएगा, फैक्ट्री लाइटिंग 1600 रुपये है, ठीक है? यस सर। यस सर। तो 1600 को हम क्या करते थे, ये पूरी 6 की 6 मशीनों पे जा रहा है सर सर 8। 8। सर 8 मशीनों पे। तो बेसिकली इसको हम कैसे करेंगे, यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए, 1600 डिवाइडेड बाय 8। 1600 डिवाइडेड डिवाइड बाई 8। 2। तो जो भी फिगर हम वही ना ले, यहाँ पर 200 रुपये ले पर मशीन, यस सर। ठीक है? सुपरविजन हम कैसे बेसिस पे करते हैं, कितना टाइम डिवोट किया है। यस सर। तो क्या ऐसा है कि कोई टाइम डिवोट गिवन है? यस सर। नहीं नो है। सर, कितना टाइम बताइए, कहाँ कितना टाइम डिवोट करा सुपरवाइजर, कहाँ लिखा है इसमें? टाइम दिया ही नहीं हुआ इसमें। नो सर, नहीं, नहीं दिया है। तो 1800 रुपये भी 8 मशीनों का है ना, यस सर। एक का निकाल लें इसको भी। यस सर। 1800 डिवाइड बाय 8 कितना आएगा? 18 डिवाइड बाय 225। 225। फैक्ट्री रेंट 8000 है, यस सर। डिवाइड बाय 8 1000। 1000। अटेंडेंट हमने कर ही लिया, एक मशीन का निकाल लिया। यस सर। सन्ड्री सप्लाईज ये भी शायद 8 मशीन के लिए ही है। यस हाँ सर। जी सर। 60 रुपीज, यस सर। यस सर। ठीक है जी। इन सबको ले लीजिए, अब कितना आता है? 1845 आ गया। अब इसे हमें क्या करना है, हमें निकालना है यहाँ पर फिक्स चार्जेस। फिक्स्ड चार्जेस कर देंगे हम 1845 डिवाइड बाय जो भी आवर्स होंगे। कितने आवर्स है मशीन के? सर 2400 आवर्स इन 24। 2400 घंटे मशीन चलती है ईच मशीन का, ठीक है। इफ मशीन रन्स 24 आवर्स इन ईयर, कैलकुलेट मशीन ओवर रेट। इफ ए मशीन, हाँ ठीक, एक मशीन का ना 2400, ठीक है। तो इसको कर दीजिए 2400, 1845 डिवाइड बाय 2400, 0.7687। तो ये आ गया 0.76, 76 पैसा पर आवर लगभग इसका रेट आ गया, ठीक है। यस सर। अब हम इसके बाद आएंगे जी मशीन चार्जेस या रनिंग चार्जेस, है ना। इसमें कोई प्रोडक्टिव अनप्रोडक्टिव वर्ष तो नहीं थे ना पीछे 2400 में, एक बार देख नो लीजिए। सर। नो सर। नो सर। अब सबसे पहले इसमें लेते हैं हम डेप्रिसिएशन, ले लीजिए, पावर कंजप्शन। डेप्रिसिएशन पावर दो ही रहेगा ना। इंटरेस्ट ऑन लोन किस पे है, या मशीन के लिए लोन लिया, किसके लिए लोन लिया है, ये थोड़ा कंफ्यूजन सा लग रहा है। एक बार इसका न्यूमेरिकल खोल लेता हूँ, सॉल्यूशन खोल लेता हूँ। तो मशीन के लिए लिया होगा। नहीं इसमें है ही नहीं, ठीक है, उसको वही करना है। 76 पैसे ऐसी कुछ आ रहा है ना हमारा, बिल्कुल ठीक आ रहा है यहाँ पर हमारा। यस, इतना ही है। चलो बिल्कुल ठीक आया है, बिल्कुल सही आया इधर हमारा। अब आते हैं रनिंग चार्जेस पे। रनिंग चार्जेस पहला हम ले लेते हैं डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का मैंने बताया था क्या होता है, कॉस्ट ऑफ मशीन प्लस इंस्टॉलेशन चार्जेस माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय मशीन आवर्स टोटल, जो भी पूरे लाइफ के होंगे। तो डेप्रिस इसमें हम देख लेते हैं कितना कितना हमको गिवन है। डेप्रिसिएशन पर मशीन 600 रुपए है, ये साल की है, ठीक है जी। यस सर। तो सीधे से 600, और मशीन 2400 घंटे चलती है, तो सीधा सीधा डिवाइड करें 600 को 2400 से। डेप्रिसिएशन हो गया आपका 600 डिवाइड बाय 0.25। 2400, कितना गया 0.25।
दूसरा है जी आपका रिपेयर एंड मेंटेनेंस भी है कुछ। यस सर। Yes, sir. रिपेयर्स का क्या है अमाउंट, एक बार देखें। 4800। 4,000। 4800। 6 8 की 8 मशीन का है ना। Yes, sir. यस सर। 600 per machine. तो ये हो गया 600 पर मशीन। 600 पर मशीन हो गया। तो ये हो गया टोटल क्या था अमाउंट, कितना था बताना जरा दोबारा रिपेयर का। 4800। 4,008 की। 1800 डिवाइड बाय 8, ठीक है, Yes, sir. जो भी आया, और उसके बाद भी उसको हमने डिवाइड बाय 2400 है ना। तो इसको ऐसे कर सकता हूँ मैं 8 इंटू 2400, ठीक है। तो 800 डिवाइड बाय 2400, 33 पैसा लगभग आ रहा है, यही आ रहा है। ये सही कर रहा हूं ना मैं। सर 1 मिनट बस। मैं पूछ रहा हूँ मैं सही कर रहा हूँ यहाँ पर, नहीं कर रहा हूँ। सर 1 मिनट कैलकुलेशन चेक कर रहे हैं विनीत। अच्छा 48 बाय 8, 800 रुपये एक मशीन, 600 का आ रहा है एक मशीन का यार, है ना। Yes, sir. मैंने 600 से करना था, सॉरी 600 डिवाइड बाय 2400, 25 पैसा आएगा भाई, मैंने 800 से कर दिया था वो। थर्ड आ गया जी पावर। पावर के लिए कुछ दिया हुआ है यहाँ पे, पावर कंजप्शन फॉर द शॉप शॉप एट द रेट 20 पैसा पर यूनिट। ये देखिए जो पावर है वो उसकी जो कॉस्ट है, जो आपके बिल बिल जो आता है वो एक यूनिट का 20 पैसा लगता है, ठीक। Yes, sir. उसके हिसाब से टोटल आपका पूरे साल का कहीं ना कहीं ये बिजली का बिल भी दिया हुआ है पावर का 76,800, 76,800 बिल दिया हुआ आपको। तो कहीं ना कहीं 3,84,000, Yes, sir. इतना ही है। 3,84,000 यूनिट जो है वो आपकी कंज्यूम हुई होंगी, Yes. ठीक है। Yes, sir. तो लेकिन इसमें हमारे को एक अच्छा गिवन हुआ नीचे दिया हुआ है कि ईच मशीन कंज्यूम 20 यूनिट्स ऑफ पावर इन एन आवर, क्लियर ही गिवन है यहाँ पर, देखो तरह से कहीं ना कहीं। तो 20 यूनिट्स अगर वो चलती है तो 20 इंटू 20 पैसा एक यूनिट का जो प्राइस है, 20 इंटू 0.20 400. लगभग 4 रुपए आएगा ना, 4 रुपीज के Yes, sir. आसपास, ठीक है। पावर का 4 रुपीज आएगा वैसे तो, लेकिन इसके अंदर एक चीज समझ रहे कि यहाँ पर इन्होंने जो रुपीज दिया हुआ है इसका अंदर इसमें भी कहने के मुझे लगा कुछ प्रोडक्टिव अनप्रोडक्टिव आवर्स हो सकते हैं, तभी इसने बताने की कोशिश की है कि अगर 20 पैसा की एक यूनिट है, एक यूनिट का रेट है, तो 76,800 जो आपका बिल आया है, 76,800 डिवाइड बाय 0.2, 3,84,000 यूनिट कंज्यूम हुई आपकी, डिवाइड बाय 2400 मशीन चली, 160 कैसे आ रहा है, 76,800 डिवाइड बाय 0.2, कुछ है मिस्टेक इसमें भी, देख लेते चलो एक बार इसमें सॉल्यूशन में क्या बता रहे हैं। इसने सीधे से 4 रुपए वैसे ही कर दिया है, लेकिन ना कई बार जब इस टाइप से गिवन होता है ना, इसके पीछे कुछ और रीजन भी होता है। देखो मैं यहाँ पर कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहा हूँ, 76,800 रुपए का बिल आया, यानी कि आपने 3,84,000 यूनिट कंज्यूम की इंटू 0.20, 384,000 इंटू 0.2, तब आपका 76,800 का बिल आया है ना। तो इसका मतलब ये है, और एक मशीन जो है वो कितनी यूनिट कंज्यूम कर रही है एक घंटे में, 20, 20 minutes. ठीक है। तो इसको अगर मैं कर दूं 384,000 डिवाइड बाय 20, तो
तो 19,200, ये 19,200 घंटे होने चाहिए थे, लेकिन ये साल का है, कितने का है? ये 2400 घंटे आ रहा है साल के। ये कुछ हो सकता है कैलकुलेशन मिस्टेक, 8600 समझ में नहीं आया क्यों दिया हुआ, क्या है मेरी समझ में नहीं आया। यहाँ पे मैं भी कंफ्यूज हूँ। यहाँ तो हमको तो सीधे पावर में अगर गिवन है तो हम तो ऐसे सीधे कर देते हैं भाई, 0.20। क्या हो गया ये? थर्ड पावर 20 यूनिट्स लगती हैं इंटू 0.20, 0.20, तो लगभग 4 रुपये आ रहे हैं यहाँ। ठीक है, तो इनको जोड़ के जो भी अमाउंट आ गया आपका, आ गया टू सम, ये हो गया आपका मशीन और रेट। ये आएगा 5 रुपीज 26 पैसा। लेकिन इसने कुछ एक चीज बताई है, वो मैं देख लेता हूँ, कहाँ कहाँ गया क्वेश्चन, ये है ना। 5 रुपीज 26 पैसा यार हमारा भी देखना। हाँ ठीक है, आगे ही समझने वाला सिंपल सा है वैसे तो। लेकिन समटाइम्स होता है कि अगर हमको नहीं गिवन होते इस तरह के पावर ग्रेड, तो हमें निकालना पड़ता है, मशीन आवर निकालने पड़ते थे कई बार, प्रोडक्टिव अनप्रोडक्टिव। सिंपल से इसमें कोई प्रोडक्टिव और अनप्रोडक्टिव और नहीं थे इसमें, ऐसा सेटिंग अप टाइम वगैरह कुछ नहीं था, सिंपल सबसे सिंपल क्वेश्चन था ये, इसलिए आसानी से हो गया है। क्लियर है सभी को? मेरी आवाज आ रही है? सर हाँ यस जी सर। सर। सर इसमें आपने मतलब पर मशीनरी की जितनी भी एनर्जी कंज्यूम्ड है या पावर कंज्यूम्ड है वो निकालिए, तो हर बार ऐसे ही होगा। अगर मतलब बल्क में मशीनरी इस होंगी क्वेश्चन में हमें मोर देन सिंपल वन। गिवन था, इस क्वेश्चन में हमें यहाँ गिवन था कि भाई ईच मशीन कंज्यूम 20 यूनिट्स पर आवर, ठीक, और 20 पैसा यूनिट यस दिया हुआ सर। था, तो 20 यूनिट को हमने सीधा 20 पैसे से कर दिया। लेकिन कई बार क्या होता है कि हमें यूनिट प्राइस नहीं गिवन होता, तो हमें ये जो बिल आया ना, इससे हम डिवाइड करते हैं मशीनों, तो हमें शायद पता लगता। इसको यस सर, जैसे कि आप स्टैंडिंग बोलो। कॉस्ट भी की, तो वो आपने इंडिविजुअल मशीनरी की कैलकुलेट की है रादर देन कलेक्टिव मशीन की। कलेक्टिव भी कभी नहीं करनी, मैंने पहला स्टेप ही बताया था यस कि अगर सर। 15 मशीन भी गिवन है तो 15 की 15 मशीनों की अलग अलग कॉस्ट की कैलकुलेट की जाएगी, चाहे वो आइडेंटिकली क्यों ना हो। ठीक है, ओके सर। यस सर। क्योंकि क्योंकि ये मशीन्स मशीन्स आवर रेट नहीं है, मशीन आवर रेट है। एक मशीन का चलने का क्या कॉस्ट आ रहा है ये वो है, ना कि मशीनों के चलने की एक घंटे कॉस्ट क्या, वो नहीं है ये, सिंपल शब्द में बताऊं तो। ठीक है। ओके सर। हाँ हाँ, जी यस सर। सर। तो मैं आपको एक दो न्यूमेरिकल और दूंगा, ये वाला आप लिख लीजिए, इसको कर लीजिएगा आप क्वेश्चन, इसको नोट कर लीजिए, ये आपका होमवर्क हो गया आज, इसको नोट कर लीजिए। 4 मिनट है, थोड़ा जल्दी कीजिएगा तो बढ़िया रहेगा, मेरी 3:30 दूसरी ओके क्लास। सर। इसको नोट कीजिए, इसको आपने करना है, क्योंकि इसमें देखिए सेटिंग अप टाइम भी है, सुपरविजन का भी गिवन है कि कितना एरिया मशीन ले रही है, सुपरविजन कितना टाइम डिवोट कर रहा है वो, है ना, सुपरवाइजर। इसको मैं एक और एंटर मार देता हूँ यहाँ पे ना, और अच्छे से जाएगा आपके लिए। सर हो गया।
यस सर। ठीक है, तो इसको आप कीजिएगा आज। मैं ओके जब सर। तक ओके सर। अटेंडेंस शीट देखता हूँ, जनरेट हो रही नहीं हो रही आज। हो रही है, चलो शुक्र है। ये अटेंडेंस आ गई आपकी। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सभी की अटेंडेंस है इसमें? यस सर। ठीक है, मैं नीचे तक कर देता हूँ, एक यस बार सर। देख लो, ठीक है। अंशिका, अगर आप में बेटा रोल नंबर लिख दिया करो आगे ना, बेटर रहेगा। तो ठीक है बेटा, फिर मैं क्लास अभी की बंद कर रहा हूँ। कल इसका न्यूमेरिकल कल आप करके लाइएगा। ओके सर। हाँ, ओके बेटा, बाय।